हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिया शारीर का दूसरा अध्याय, जो कि हमारा शरीर घटकों का पंच भौतिक। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहला टॉपिक के बारे में, वो है दोषों का पंच भौतिक संगठन, धातुओं का पंच भौतिक संगठन। जो हमारी 7 धातुएं, वो कौन कौन से महाभूत से बनी हुई हैं, उसमें कौन कौन से महाभूत का संगठन है। तीसरा हम बात करेंगे मलों का पंच भौतिक संगठन। फिर चौथा, लोक और पुरुष की साम्यता के बारे में बात करेंगे। पांचवा जो पॉइंट है वो है हमारा त्रिगुण और त्रिदोष का परस्पर संबंध। ठीक है। फिर छठवां पॉइंट है हमारा त्रिगुण का महाभूतों से संबंध। तो ये 6 पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है क्रिया शारीर का। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तथा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है कि सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम। ये जो सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम, इसका मतलब होता है कि सभी द्रव्य जो भी संसार में हैं, वो सभी द्रव्य पंच भौतिक होते हैं, अर्थात 5 महाभूतों से बने होते हैं। आप जानते हैं 5 महाभूत कौन कौन से होते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत होते हैं, और इन्हीं 5 महाभूत से सभी द्रव्य बने होते हैं। दोष, धातु, मल जो शरीर में आश्रयभूत हैं, जो हमारे शरीर में दोष, धातु और मल रहते हैं, स्थित हैं, वे सभी पंच महाभूतों से ही निर्मित होते हैं, अर्थात पंच महाभूतों से ही बनते हैं। यहाँ तक शरीर की उत्पत्ति भी पंच महाभूतों की देन है। ठीक है। तो जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, उत्पत्ति हो रही, तो शरीर की जब उत्पत्ति होती है तो वहाँ पे भी पंच महाभूतों का योगदान है। अब हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, जो हमारा था है कि दोषों का पंच भौतिक संगठन। दोषों का पंच भौतिक संगठन क्या है। तो अष्टांग हृदयकार के अनुसार वायु एवं आकाश महाभूत वात को, अग्नि महाभूत पित्त को, जल एवं पृथ्वी महाभूत श्लेष्मा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो वात को कौन उत्पन्न करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, दोष जो होते हैं हमारे 3 दोष होते हैं। पहला हमारा वात है, दूसरा पित्त है, और तीसरा श्लेष्मा है, मतलब कफ है। तो वात को जो उत्पन्न करते हैं, जो महाभूत जो प्रधान होते हैं, वो है वायु और आकाश, और जो पित्त को उत्पन्न करते हैं वो अग्नि महाभूत है, और जो हमारे कफ को अर्थात श्लेष्मा को उत्पन्न करते हैं वो जल एवं पृथ्वी महाभूत है। ठीक है। तो ये हो गया दोषों का पंच भौतिक संगठन। इसी में आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि वात दोष की उत्पत्ति वायु से हुई है, पित्त दोष की उत्पत्ति अग्नि से हुई है, कफ दोष की उत्पत्ति जल से हुई है। ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने केवल एक महाभूत से एक दोष की उत्पत्ति बताई है। अब देख लेते हैं हम, ये तुलनात्मक एक टेबल दी है कंपैरिजन के लिए, कि अष्टांग संग्रह ने क्या कहा है, सुश्रुत ने क्या कहा है, और चक्रपाणी या दरहल का मत क्या है। तो वात दोष जो है, देखिए यहाँ पे दोष दे दिया, वात पित्त कफ। तो वात दोष की उत्पत्ति अष्टांग संग्रह के अनुसार वायु और आकाश के द्वारा हुई है। इसमें आग, वायु और आकाश महाभूत प्रधान होते हैं, जबकि सुश्रुत संहिता के अनुसार इसमें वायु प्रधान होता है, और चक्रपाणी के अनुसार वायु प्रधान होता है। दूसरा जो हमारा पित्त दोष है, उसमें अष्टांग संग्रह के अनुसार अग्नि महाभूत प्रधान होती है। इसमें सुश्रुत ने भी अग्नि महाभूत प्रधान बोला है, और चक्रपाणी या दलहल ने भी अग्नि महाभूत प्रधान बताया है। तीसरा जो हमारा कफ महाभूत, उसमें अष्टांग संग्रह ने जल और पृथ्वी महाभूत को प्रधान बताया है। सुश्रुत ने सोम को, अर्थात सोम मतलब होता है जल, जल को बोला है, और चक्रपाणी और दलहल ने भी सोम को अर्थात जल को बोला है। ठीक है। तो वात जो हो गई, वात ये आप एक दोषों की पंच भौतिक तुलनात्मक सारणी आपने देख ली। इसको आप याद कर लीजिएगा कि वात में कौन सा महाभूत प्रधान है, वात दोष में, कफ में कौन सा प्रधान है, और पित्त दोष में कौन सा प्रधान है। तो पित्त दोष जो होता है वो पाचन का कार्य करता है, इसलिए अग्नि को यहाँ ले लिया। कफ जो होता है, कफ भारी होता है, और जल स्वरूप जल जैसा होता है, पानी जैसा होता है, गीला टाइप होता है, तो इसलिए यहाँ पे जल और पृथ्वी को ले लिया गया है।
वात जो होता है वायु, मतलब ये चलायमान होती है और ये खाली जगह रहती है, तो इसलिए वायु और आकाश को ले लिया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं धातुओं का पंच भौतिक संगठन। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तो इसमें क्या है कि धातुओं में बताया गया है कि शरीर स्थित जितनी भी धातुएं हैं तथा उपधातुएं हैं उसमें पंचभूतात्मक जो पंच भौतिकत्व होता है। इसमें रस को आप बहुल, आप मतलब होता है रस, जल होता है, रक्त को तेज जलोत्मक, तेज और जल, मांस को पार्थिव, मेद को जल तथा पृथ्वी महाभूत, और अस्थि को पृथ्वी, अनिल और तेज। ठीक है, और मज्जा तथा शुक्र को जल प्रधान बताया है। ठीक है, तो ये चक्रपाणी और उदाहरण का मत देख लेते हैं तुलनात्मक सारणी में हम। तो धातुएं यहाँ दी गई, ये 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि 7 धातुएं कौन कौन सी धातुएं हैं। इसका एक श्लोक है, रसा श्रिक मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी सप्त धातुआ। आगे आपको अगर श्लोक नहीं याद है तो आप सिर्फ ऐसे याद कर लीजिए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक, तो चक्रपाणी मत के अनुसार रस में जो महाभूत प्रधान होता है उन्होंने चक्रपाणी ने नहीं बताया, जबकि दढ़हन ने जल को बताया है। ठीक है, रक्त को चक्रपाणी ने तेज और जल महाभूत प्रधान बताया है, दढ़हन ने अग्नि महाभूत सिर्फ बताया, जल को नहीं लिया है। और मांस को चक्रपाणी मत के अनुसार पृथ्वी और दढ़हन ने भी पृथ्वी महाभूत प्रधान बताया है। मेद को जल और पृथ्वी महाभूत बताया चक्रपाणी ने, और दढ़हन ने भी जल और पृथ्वी महाभूत बताया है। अस्थि को पृथ्वी और वायु महाभूत प्रधान बताया चक्रपाणी ने, जबकि दढ़हन ने पृथ्वी, वायु और तेज महाभूत प्रधान बताया है। छठवां जो हमारा मज्जा धातु को चक्रपाणी ने जल महाभूत प्रधान बताया है और दढ़हन ने भी जल महाभूत प्रधान बताया है। सातवां जो धातु है शुक्र धातु, उसको चक्रपाणी ने और दढ़हन ने जल महाभूत प्रधान बताया है। ठीक है, ये धातुओं का पंच भौतिक संगठन हो गया। इसके बाद हमारा जो तीसरा है वो है मलों का पंच भौतिक संगठन। तो मलों का पंच भौतिक संगठन हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, मल जो हमारे होते हैं आप जानते हैं, जैसे पुरीस होता है, 3 मल होते हैं। क्या क्या है, पुरीस है पहला हमारा, दूसरा है हमारा स्वेद, तीसरा है मूत्र। ठीक है, तो जो पुरीस मल, जो हमारा पहला मल है पुरीस जो है, उसमें पृथ्वी महाभूत प्रधान बताया गया है। स्वेद जो है जिसको हम पसीना या स्वेट बोलते हैं, उसमें जल महाभूत प्रधान बताया गया, और मूत्र में अग्नि और जल महाभूत प्रधान बताया गया है। ठीक है, पुरीस जो होता है वो हार्ड होता है, सॉलिड टाइप होता है, इसलिए पार्थिव। स्वेद जो होता है वो जल जैसा होता है, इसलिए जल प्रधान। पानी जैसा होता है, मूत्र भी पानी, मूत्र में भी पानी रहता है। इसके अलावा मूत्र जो होता है तीक्ष्ण होता है, इस वजह से अग्नि और जल महाभूत प्रधान बताया गया है। अब हम बात करते हैं लोक और पुरुष की साम्यता के बारे में। लोक और पुरुष की साम्यता, तो इसके लिए एक छोटा सा कोटेशन है, क्या है ये आप याद कर लीजिएगा कि पुरुषो अयम लोक संमिता। भगवान आत्रेय ने पुरुष को लोक के समान बताया है। इसका मतलब ये होता है कि पुरुषो अयम लोक संमिता, लोक पुरुष जो है लोक के समान है। ठीक, आचार्य चरक अनुसार आचार्य चरक ने श्लोक के माध्यम से एक श्लोक दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा, यह पूछा जाता है एग्जाम में भी आता है, तो याद कर लीजिएगा। ये श्लोक क्या है, यावंतो ही लोके भावा विशेषः तावंता पुरुषे, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषः तावंता पुरुषे, यावंता पुरुषे तावंतो लोक इति। ठीक है, तो इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि अर्थात इस लोक में जितने भी मूर्तिमान भावों के भेद हैं, जितने भी इस लोक में मतलब संसार में जितने भी मूर्तिमान भावों के भेद हैं, उतने ही जीवित शरीर में भी हैं। तो जितने भी मूर्तिमान भाव होते हैं वो उतने ही जीवित शरीर में वही सारे भाव पाए जाते हैं। इस प्रकार जितने भाव विशेष पुरुष में हैं उतने ही भाव लोक अर्थात संसार में भी विद्यमान होते हैं। ठीक है, आचार्य भगवान आत्रेय ने इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि षड धातु समुदाय से
समुदाय यह लोक है जिसमें पंच महाभूत और अव्यक्त ब्रह्म समाहित है। तो उन्होंने कहा है कि षट धातु समुदाय यह लोक है जिसमें पंच महाभूत और ब्रह्म समाहित है। उसी प्रकार यह पुरुष भी षट भाव समुदाय से अर्थात पंच महाभूत एवं आत्मा का संयोग है। तो षट धातुज पुरुष आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके हमारी पहली वीडियो देख लिया अध्याय पहले का। तो षट धातु में आप जानते हैं कि पंच महाभूत होते हैं, पंच महाभूत और आत्मा होती है। ठीक है, आत्मा। ठीक है, तो जिस प्रकार षट धातुज पुरुष में पंच महाभूत और आत्मा का संयोग पुरुष होता है, उसी प्रकार यह लोक जो है वो पंच महाभूत और अव्यक्त ब्रह्म से मिलकर बनी हुई है। ठीक, ये हो गया आपका लोक पुरुष साम्यता। इसमें हम एक तुलनात्मक सारणी देख लेते हैं कि लोकगत भाव कौन कौन से और पुरुषगत भाव कौन कौन से। तो मैं 3-4 इसमें कुछ 10 ये वाला बता दे रहा हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिए। जैसे पृथ्वी हो गया, पृथ्वी लोकगत भाव है, जबकि पुरुषगत भाव में मूर्ति। आप मतलब जल जो लोकगत भाव में है और पुरुषगत भाव में क्लेद है, पसीना है। तीसरा जो है तेज है, तेज लोकगत भाव में है, जबकि पुरुषगत भाव में अभिसंताप मतलब शरीर की गर्मी। चौथा जो है वायु है, इसमें पुरुषगत भाव में प्राण है। ठीक है, इसी प्रकार से ब्रह्मा है, ब्रह्मा लोकगत भाव में है, जबकि पुरुषगत भाव में अंतरात्मा। इंद्र है, यहाँ पे अहंकार है। ठीक है, इसी प्रकार सोम है, यहाँ पे प्रसाद है। तम है, यहाँ पे मोह है। ज्योति है लोकगत भाव में, यहाँ पे पुरुषगत भाव में ज्ञान है। सृष्टि है लोकगत भाव में, जबकि पुरुषगत भाव में गर्भाधान है। ठीक है, इसी प्रकार सब कुछ है। आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, 4, 5, 6 याद कर लीजिए जितना याद हो सके। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं हम पांचवा जो हमारा है पॉइंट, वो है त्रिगुण तथा त्रिदोष का परस्पर संबंध। त्रिगुण तथा त्रिदोष का परस्पर संबंध। तो सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, अर्थात सत्व रज और तम की साम अवस्था प्रकृति है। मूल प्रकृति को अव्यक्त भी कहते हैं। तो जब ये सत्व रज और तम जो ये तीनों जो हैं साम अवस्था में रहते हैं तो प्रकृति का निर्माण करते हैं, अर्थात सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो अगर सत्व गुण की बात करते हैं, जो सत्व गुण है हमारा वो जो है उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं वो बात करते हैं। तो हम देखिए, सत्व गुण में आपका आता है, सत्व गुण जो होता है वो निर्मल होता है, प्रकाश स्वरूप होता है और निर्विकार होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे सत्व गुण से को रिलेट करके त्रिदोष में आपको तीनों दोषों में जो हमारा पित्त दोष है वो सत्व गुण से कोरिलेट किया गया है। तमोगुण जो है वो कफ अधिक होता है या कफ प्रधान होता है, क्योंकि तमोगुण जो होता है ये इसमें जड़ता रहती है, आलस रहता है, निंद्रा रहता है और प्राणी जो होता है मूढ़ रहता है। इस वजह से यहाँ पे कफ से कोरिलेट किया गया है या कफ दोष की प्रधानता बताई गई है तमगुण में। वात गुण रजगुण जो होता है वो वात दोष प्रधान होता है। रजगुण में क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति होता है वो लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब कामनाएं से, ये सब प्रकृति से युक्त रहता है। इस वजह से यहाँ पे रजगुण प्रधान को वात प्रधान बताया गया है। ठीक है, तो ये पे हो गया हमारा त्रिगुण तथा त्रिदोष का परस्पर संबंध। अब हम बात करते हैं जो हमारा है त्रिगुण का महाभूतों से संबंध। तो जो हमारा त्रिगुण है मतलब सत्व, रज और तम, उसका महाभूतों से संबंध। हमने त्रिदोषों से संबंध देख लिया, वात पित्त कफ से संबंध देख लिया, जहाँ पे सत्व गुण जो था वो पित्त दोष प्रधान था, रज गुण जो था वो वात दोष प्रधान था और जो हमारा तम गुण था वो कफ दोष प्रधान था। इसी तरीके से हम देखते हैं त्रिगुण का महाभूतों से संबंध। तो त्रिगुण में जो हमारा आकाश है, आकाश महाभूत है, उसमें सत्व गुण बहुल है। ठीक है, इसी प्रकार से वायु जो है वो उसमें रज गुण प्रधान है। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारे अग्नि महाभूत जो है उसमें सत्व और रज गुण प्रधान है, और जल महाभूत जो है उसमें सत्व और तम गुण प्रधान है, और जो हमारा पृथ्वी महाभूत है उसमें तम गुण प्रधान है। ठीक है,
तो यहाँ से हम एक ऐसे छोटे से फॉर्म के सत्व रज और तम गुण के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, तो आसानी से याद हो जाएगा। तो आप पहले ये याद कर लीजिए कि सत्व गुण में कौन सा प्रधान है। तो पहले आप याद कर लीजिए कि आकाश गुण प्रधान, आकाश महाभूत प्रधान है। रजगुण में वायु महाभूत प्रधान है और तम गुण में पृथ्वी महाभूत प्रधान है। ठीक है। इसके बाद आप सत्व और रज को मिला दीजिए, उसमें आप अग्नि महाभूत को प्रधान बताइए, और सत्व और तम को मिलाइए, उसमें आप जल महाभूत को प्रधान बताइए। ठीक है। तो जल महाभूत में कौन कौन सा प्रधान रहेगा, वो रहेगा आपका तम गुण रहेगा और सत्व गुण रहेगा, और अग्नि महाभूत में आपका रज गुण और सत्व गुण रहेगा। ठीक है। और आकाश में सत्व, वायु में रज और पृथ्वी में तम गुण प्रधान होता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, शरीर क्रिया या क्रिया शारीर विज्ञान का। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम हैंडल या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ से मैं आपको PDF दे दूँगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।